हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं गौरव और जस्ट इमेजिन अगर कोई इंसान किसी कुत्ते की तरह भौंकना शुरू कर दे या कुत्ते के जैसे दूसरों को काटने दौड़े या अचानक से पानी से डरने लगे और फिर उसकी मौत हो जाए। ऐसा हो सकता है क्या? ठीक है, बस सिर्फ ये वीडियो देखो। पी जाओ। ये सब देखने में और सुनने में अजीब लग रहा है, राइट? वेल, एग्जैक्टली यही चीजें होती है एक रेबीज पेशेंट के साथ मरने से पहले। माइंड यू, आज पूरी दुनिया में हर साल 60,000 से ज्यादा लोगों की मौत होती है रेबीज से, और उसमें से 20,000 यानी कि 1/3 लोग तो सिर्फ इंडिया में ही मरते हैं। अब ये आंकड़ा ऐसे सुनने में भी छोटा लग रहा होगा, राइट? पर जरा ये सुनो, कोरोना पेशेंट के मरने के चांसेस 1% होते हैं, जबकि रेबीज इन्फेक्टेड पर्सन के मरने के चांसेस 100% होते हैं। मतलब अगर आपको रेबीज हुआ और उसके सिम्टम्स दिखने लगे तो मौत कंफर्म्ड है। बट सिर्फ मौत नहीं, बल्कि आप प्रेग्नेंट भी हो जाओगे। डोंट बिलीव मी? वेल, जरा इस केस के बारे में सुनिए। वेस्ट बंगाल में रहने वाले 11 साल के एक बच्चे को एक दिन एक कुत्ते ने काट लिया, जिसके बाद कुछ ही दिन में उसने एक डॉग फीटस की उल्टी की। वियर्ड, राइट? बट लेट मी टेल यू, इंडिया के कुछ स्टेट्स है जैसे कि उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार, असम, राजस्थान और खास करके वेस्ट बंगाल, यहाँ पर एक कॉमन सी बिलीफ है, अगर किसी आदमी को एक सेक्सुअली एक्साइटेड रेबिड डॉग ने काट लिया तो वो प्रेग्नेंट हो जाएगा और उस आदमी के पेट में कुत्ते के बच्चे पलने लगेंगे एंड इवेंचुअली पीनस से होने वाली डिलीवरी के दौरान उस आदमी की मौत हो जाएगी। अब ये सुनने में कितना ही अनरियल और अजीब क्यों ना लगे, बट कुछ एक्सपर्ट्स ने इस पर बाकायदा स्टडी करके कुछ रिसर्च पेपर्स पब्लिश किए, और इंटरेस्टेड रिसर्च पेपर्स को अगर आप रेफर करोगे तो इसमें क्लियरली स्टेटेड है कि ये पपी प्रेगनेंसी सिंड्रोम है, जो सिर्फ एक सुपरस्टिशन है। दैट्स इट। और हर सुपरस्टिशंस की तरह इसके पीछे भी कुछ कारण है। बात यह है कि कुछ ढोंगी बाबा स्पेशली इन स्टेट्स के ऐसी स्टोरीज को बढ़ा चढ़ाकर लोगों के दिमाग में डालते हैं। सो ये एक मिथ था एंड होपफुली यू डिडंट फॉल फॉर इट। बट कीपिंग दिस मिथ असाइड, व्हाट एग्जैक्टली इज रेबीज? वेल, सिंपली कहूं तो इट इज अ फॉर्म ऑफ वायरस, एक ऐसा वायरस जो बॉडी में एंटर करने के बाद होस्ट सेल के साइटोप्लाज्म में चले जाता है और उस सेल के आरएनएज में फॉल्स इंफॉर्मेशन को इंजेक्ट करके रेप्लिकेट करना शुरू कर देता है, और इसी वजह से हमारे इम्यून सिस्टम को पता ही नहीं चलता है कि उसे किसी वायरस के अगेंस्ट फाइट भी करना है, और ये वायरस बड़े आसानी से डिस्गाइज में बॉडी को हार्म कर रहा होता है, जिसके बारे में इम्यून सिस्टम को कोई जानकारी नहीं होती। इसके अलावा रेबीज वायरस का प्रोलिफरेशन यानी कि एक्सपेंशन रेट भी बहुत स्लो होता है, जिसकी वजह से इम्यून सिस्टम में अलार्म नहीं बजता। अब रेबीज वायरस वैसे तो काफी पुराना वायरस है, सो लेट मी आस्क यू दिस क्वेश्चन, ये रेबीज वायरस आपके शरीर में एंटर कहां से होता है? वेल, आपके पेरेंट्स ने आपके कान पकड़ डाले होंगे बचपन में ये कह के कि कुत्तों से दूर रहो, अगर वो काटेंगे तो आपको रेबीज हो जाएगा। और एक फैक्ट यहां पर यह है कि सिर्फ कुत्तों के काटने से आपको रेबीज नहीं होता, बल्कि कोई भी इन्फेक्टेड मैमल के काटने से आपको रेबीज हो सकता है। यहां पर मैं बात कर रहा हूं सिर्फ इन्फेक्टेड मैमल्स की, यानी कि वो जानवर जो बच्चा देते हैं, अंडे नहीं। अब आपके मन में भी ये सवाल आ रहा होगा कि सिर्फ मैमल्स ही क्यों, बर्ड्स, फिशेस और स्नेक्स क्यों नहीं? वेल, क्योंकि रेबीज एक ऐसा वायरस है जो सिर्फ वार्म ब्लडेड मैमल्स में ही सर्वाइव कर सकता है, और कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स के शरीर इसे होस्ट नहीं कर सकते। सो यहां पर हम ऐसा कह सकते हैं कि डायनासोर्स के एरा में रेबीज तो था ही नहीं, एटलीस्ट तब तक जब तक सबसे पहला मैमल इस पृथ्वी पर नहीं देखा गया। अब फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको रिमाइंड करना चाहूंगा कि आईसीसी वर्ल्ड क्रिकेट टूर्नामेंट अभी शुरू हुआ है। अब समय आ गया है गेम में हिस्सा लेने का। मैं तो T20 वर्ल्ड कप के मैचेस को फॉलो कर रहा हूं, क्या आप भी कर रहे हो इंडिया को चीयर? और अगर हां, तो आप पैरी मैच से उन्हें सपोर्ट कर सकते हो। बस आपको अपने फेवरेट स्पोर्ट्स टीम के रिजल्ट्स को प्रेडिक्ट करना है, जो कि फास्ट एंड ईजी होता है। पैरी मैच ऑल्सो ऑफर्स वेरियस ऑप्शंस फॉर एवरी टेस्ट। बिल्कुल लो मिनिमम डिपॉजिट होने के साथ यहाँ पर 24/7 कस्टमर सर्विस मिलता है, और सैकड़ों से भी ज्यादा डिपॉजिट्स एंड विड्रॉवल्स के ऑप्शंस आपको यहाँ पर अवेलेबल मिल जाते हैं। एंड माइंड यू, इवन क्रिकेट लेजेंड डेल स्टेन भी पैरी मैच पर खेलते हैं। अगर आप सोच रहे हो कि पैरी मैच क्यों, वेल, पैरी मैच पर आपको एक स्पेशल बोनस मिल रहा है ऑफ 20,000 रुपीज फॉर ऑल न्यू यूजर्स। सो फॉलो द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, क्योंकि आईसीसी वर्ल्ड कप के रिजल्ट्स प्रेडिक्ट करने का अच्छा मौका है टू गेट अ टैंजिबल प्रॉफिट। जॉइन पैरी मैच, सपोर्ट द इंडियन टीम, प्ले एंड गेट योर प्रॉफिट। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। वेल, फॉर द रिकॉर्ड, रेबीज का सबसे फर्स्ट केस अराउंड 2300 BC बेबीलोन में रिकॉर्ड हुआ, जिसका प्रूफ है उनके मोसैक एस्मुना कोड में। इसके बाद रेबीज बीमारी का इतिहास में वैसे तो ज्यादा जिक्र नहीं हुआ अंटिल 1720, जब हंगेरी में रेबीज का एपिडेमिया आया था। ये कितना खतरनाक था पता है? वेल, एक रिसर्च के मुताबिक पूरा का पूरा हंगरी रात को एक्टिव हो जाता था। रात भर रास्तों पर लोग कुत्तों के जैसे भौंकते रहते थे, एक दूसरे को काटने दौड़ते और दिन में किसी अंधेरे कमरे में बंद हो जाते।
अब यहाँ पर फ्रेंड्स मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहूंगा कि ऐसा बिहेवियर आपने कहां पर देखा है? वेल या वैम्पायर्स में। वेल अनफॉर्चुनेटली अगर आप वैम्पायर्स की हिस्ट्री को देखो तो इस वर्ड को लगभग 18th सेंचुरी में ही सबसे पहली बार यूज किया गया था, मतलब यस इन 1700। तो ये बिल्कुल पॉसिबल है कि हंगरी के इसी सिचुएशन के बाद वैम्पायरिज्म इनटू प्ले आया। चलो अब इतिहास से बाहर निकल कर देखते हैं कि क्या होता है जब एक रेबीज वायरस किसी इंसान के शरीर में चला जाता है। आखिर क्यों इसे 100% फेटल कहा जाता है? वेल ये थोड़ा टेक्निकल है और इसीलिए चलो इसे एक केस स्टडी और एक डायग्राम के साथ समझने की कोशिश करते हैं। एक बार एक 65 साल की अमेरिकन औरत इंडिया में घूमने आई थी, तभी उसे यहाँ पर एक पपी ने काट लिया। बट उसने इस बात पर कुछ खास ध्यान नहीं दिया क्योंकि अमेरिका में तो सारे स्ट्रीट एनिमल्स को कंपलसरीली वैक्सीनेट किया जाता है, तो उसे लगा इंडिया में भी यही होता होगा और अपनी इसी गलती के वजह से आने वाले दर्द से वो अनजान थी। पपी के काटते ही उसके बॉडी में रेबीज की जर्नी शुरू हो गई। जनरली रेबीज किसी भी मैमल के काटने से इंसान के बॉडी में चला जाता है, जिसे मेडिकल लैंग्वेज में हम कहते हैं स्टेज 1 ऑफ रेबीज। पर बॉडी एंटर करने के बाद वायरस तुरंत ही एक्टिव नहीं होता, बल्कि वो वायरस कई दिनों तक बॉडी में इनएक्टिव यानी डोरमेंट ही रहता है, क्योंकि जैसे मैंने पहले बताया उस वायरस को बॉडी में एंटर करने के बाद सेल के साइटोप्लाज्म में जाके आरएनएज में फॉल्स इंफॉर्मेशन फीड करने में और बाद में रेप्लिकेट होने में टाइम लगता है, और ये टाइम होता है जनरली 1 से 3 महीने तक का। और इसी वजह से जब वो औरत अमेरिका लौटी तो करीबन 6 हफ्तों के बाद उसके हाथ में दर्द महसूस होने लगा। ये है रेबीज का स्टेज 2। जब वायरस बॉडी पर हावी होना स्टार्ट होता है उसके माइल्ड सिम्टम्स दिखने शुरू हो जाते हैं। वायरस अक्सर इन्फेक्टेड जगहों पर पेन कॉज करने लगता है और उसके बाद वायरस टिश्यूज से होते हुए न्यूरॉन्स के अंदर घुस जाता है और सेंट्रल नर्वस सिस्टम को हार्म करना शुरू कर देता है। यहां से शुरू होता है स्टेज 3 ऑफ रेबीज। इस स्टेज में इन्फेक्टेड पर्सन की सांसें फूलने लगती है, उसे एंजाइटी अटैक्स आने लगते हैं, वो इंसोम्निया फेस करने लगता है और उसे हाइड्रोफोबिया भी होने लगता है। यानी इन शॉर्ट ये वायरस आपके दिमाग को हाईजैक करना शुरू कर देता है और आप काफी किस्म के मेंटल ब्रेन रिलेटेड इश्यूज को यहां पर फेस करने लग जाते हो। अब हाइड्रोफोबिया कितना खतरनाक होता है इसे जब मैं कुछ क्लिप्स देख रहा था तो मैं विटनेस कर पाया, जो क्लिप्स मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। यहाँ पर पेशेंट्स को आप कैसे देख सकते हो, पानी के एक बूंद के कांटेक्ट में भी वो नहीं आना चाहते हैं और वो इस तरह से अवॉइड कर रहे हैं जैसे कि पता नहीं कोई जहरीला सांप हो। डर साफ उनके चेहरे पर दिख रहा है। दिस इज हाइड्रोफोबिया एंड इट पेन्स टू इवन वॉच एट द विक्टिम्स सफरिंग फ्रॉम दिस सिम्टम। अब ये सारे सिम्टम्स वो अमेरिकन वुमेन भी फेस करना शुरू कर दी थी और इसीलिए मजबूरन उसे डॉक्टर के पास लेके जाया गया। अब अमेरिका में ये बीमारी कॉमन ना होने की वजह से डॉक्टर्स इसे डिटेक्ट नहीं कर पा रहे थे कि आखिर उसे हो क्या रहा है। उन्हें लग रहा था कि उसे एंजाइटी अटैक्स आ रहे हैं और इसीलिए उसे एंजाइटी के हेवी मेडिकेशंस देना शुरू कर दिया उन्होंने, पर हालत बद से बदतर होते जा रही थी। उस औरत के हेल्थ में कोई इंप्रूवमेंट नहीं दिखाई दे रहा था, जिसके बाद फाइनली स्टार्ट हुआ द फाइनल स्टेज ऑफ रेबीज। इसमें वायरस पूरे ब्रेन को अपने अंडर ले लेता है, यानी बॉडी के सारे वॉलंटरी और इनवॉलंटरी कंट्रोल्स वायरस कंट्रोल करने लगता है। ब्रेन के सेल्स को मन मर्जी मारने लगता है, खाने लगता है और इन्फेक्टेड पर्सन के पास से कुछ भी करवाता है, जैसे भौंकना या काटना। बेसिकली यहाँ पर पेशेंट का एग्रेसिवनेस बढ़ जाता है, क्योंकि इस पॉइंट पे वायरस पूरी कोशिश करता है कि वो खुद प्रोपोगेट हो सके उस पेशेंट की बॉडी से जिसे उसने होस्ट बना रखा है किसी दूसरे हेल्दी इंडिविजुअल के बॉडी तक। एज यू नो जीन्स का बेसिक फंक्शन होता है रेप्लिकेट करना और ये वायरस भी एग्जैक्टली यही चाहता है। उस अमेरिकन औरत की आखिरी स्टेज में यही सारी चीजें हो रही थी और जब फाइनली डॉक्टर्स को ये पता चला कि शी वाज सफरिंग फ्रॉम रेबीज, तब तक ऑब्वियसली काफी देर हो चुकी थी। अगर रेबीज स्टेज 4 तक चला गया उसके बाद किसी भी इंसान का बचना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है और यही हुआ भी। डॉक्टर्स ने उस वुमेन पर लास्ट ऑप्शन के तौर पर मिल्वॉकी प्रोटोकॉल नाम की ट्रीटमेंट को अपना कर देखा, पर कुछ फायदा नहीं हुआ और अंत में उस औरत की मौत हो गई। वैसे मिल्वॉकी प्रोटोकॉल एक ऐसा मेथड है जिसे इस्तेमाल करके एक बार डॉक्टर ने 16 साल की जियाना गीज नाम की लड़की की जान बचाई थी और वो पहली ऐसी लड़की है जिसे रेबीज की वैक्सीन दिए बिना बचाया गया था। जब जियाना रेबीज के लास्ट स्टेज पर थी तो डॉक्टर्स ने उसके पेरेंट्स से ये कहा था कि आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो हमें ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने दो या तो इसे ऐसे ही मरने के लिए छोड़ दिया जाएगा। अब ये सुन के ऑब्वियसली जियाना के पेरेंट्स ने परमिशन दे दी और डॉक्टर्स ने उसे इंड्यूस्ड कोमा में डाल दिया,
यानी कि जानबूझ के टेम्पररी कोमा में डाल दिया ताकि उसके बॉडी के सारे फंक्शन स्लो हो जाए, और इससे डॉक्टर्स को ट्रीटमेंट के लिए टाइम मिल गया। एंड सरप्राइजिंगली वो मेथड उस टाइम पर उस पर काम कर गया और जियाना के इम्यून सिस्टम ने रेबीज वायरस से फाइट कर लिया। पर अनफॉर्चुनेटली ये अब तक का डॉक्यूमेंटेड सिर्फ इकलौता ऐसा केस है जिसमें लास्ट स्टेज ऑफ रेबीज में किसी की जान बचाई जा सकी है। 99.99% केसेस में पेशेंट नहीं बच पाता है, और ऐसा इसीलिए क्योंकि इसके पीछे दो वजह हैं। पहला, अनअवेयरनेस। 2006 में हुए एक स्टडी के मुताबिक आज इंडिया में 30% ऐसे लोग हैं जिन्हें यह तक पता नहीं कि जानवर के काटने के बाद घाव को धोना चाहिए, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने डॉग्स या कैट्स को अपने घर पर पालतू की तरह रखा है, लेकिन उन्हें इस चीज की तक नॉलेज नहीं है कि अपने पेट को अपने घाव चाटने नहीं देना चाहिए, क्योंकि उससे भी ओपन वुंड्स के थ्रू सलाइवा ट्रांसफर से रेबीज हो सकता है। और दूसरा रीजन जिसके वजह से इंडिया में रेबीज के वजह से मेजर डेथ्स होते हैं वो है इंडिया का पुअर हेल्थ केयर सिस्टम। 2013 में गवर्नमेंट नेशनल रेबीज कंट्रोल प्रोग्राम NRCP लेकर तो आई, पर 2017 में हुए सर्वे के अकॉर्डिंग फंड्स के ना होने की वजह से गवर्नमेंट का नेशनल रेबीज कंट्रोल प्रोग्राम इनइफेक्टिव रहा। सो यस, अगर इंडिया इन दोनों सेक्टर्स पर वर्क करे तो इंडिया में रेबीज से होने वाले डेथ्स को रोका या फिर कम जरूर किया जा सकता है। स्ट्रे एनिमल्स को सीधा मार देना कोई सोल्यूशन नहीं हो सकता, क्योंकि उन्हें भी जीने का उतना ही हक है जितना इंसानों को है। तो और क्या हो सकता है यहाँ पर सोल्यूशन? अगर आपको मालूम है या आपके पास कुछ आइडियाज है तो नीचे कमेंट्स में हमारे साथ जरूर शेयर करना। और अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी नया सीखने मिला, इस बीमारी के बारे में जानने मिला, एक लाइक जरूर ठोकना। गेट्स एंड फ्लाई साइंस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो और बेल नोटिफिकेशन दबाओ कि ऐसे इंफॉर्मेटिव और नॉलेजेबल वीडियोस आप यहाँ पे रेगुलरली देख पाओगे। एज ऑलवेज, स्टे क्यूरियस फ्रेंड्स, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। जय हिंद।